लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 का दिन बाकी दिनों से बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उन्हें आकर कहा कि वह अपनी कोठरियों के अंदर चले जाएं। मगर जब कैदियों ने वार्डन चरत सिंह से इसका रीजन पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बात कही कि ऊपर से ऑर्डर है। अब इतना सब सुनकर जेल के कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। इतने में जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ गुजरा कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से रिक्वेस्ट की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज वह उन्हें ला कर दे, ताकि वह अपने पोते और पोतियों को बता सके कि कभी वह भी भगत सिंह के साथ जेल के अंदर बंद थे। बरकत ने कैदियों की बात सुनी और भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंगा ले आया। अब इस कंगे और पेन के लिए सारे कैदी आपस में बहस करने लगे और इस वजह से आखिर में इसके लिए एक ड्रॉ निकाला गया। अब जेल में बंद सारे कैदी चुप हो चुके थे। उनकी नजर अब उनकी कोठरी के सामने होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी फांसी के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सचर ने ऊंची आवाज से उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कंस्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह ने इनका जवाब देते हुए कहा कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका कैंपेन मजबूत होता है, कोर्ट में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों में से एक थे और इस वजह से उनसे जो भी होता वह भगत सिंह के लिए करते थे। उनकी ही वजह से लाहौर की लाइब्रेरी से जेल में भगत सिंह के पास किताबें आया करती थी। भगत सिंह पर बुक लिखने वाले चमन लाल अपनी बुक भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में बताते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिनक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह को फांसी दी जाने से लगभग 2 घंटे पहले उनके लॉयर प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता अपनी बुक में लिखते हैं कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद एक शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए मेहता से पूछा कि आप मेरी बुक रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या फिर नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वह उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह ने किताब पढ़ते हुए कहा कि 2 संदेश, साम्राज्य मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद करने की बहुत कोशिश की थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी बुक रेमिनिस्केंसेस ऑफ फिलो रिवोल्यूशनरीज में लिखा है कि मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझे कहा, ये भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सींगचे से अपने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने ये दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के कुछ आखिरी वर्ड्स थे कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वह जेलर से कैरम बोर्ड ले ले जो उन्होंने उन्हें कुछ महीनों पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल ऑफिसर्स ने तीनों रिवोल्यूशनरीज को बता दिया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जाएगी। मतलब कि अगले दिन 6 बजे की जगह उन्हें उसी शाम 7 बजे ही फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई बुक के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए। इतने में उनके मुंह से निकला कि क्या आप मुझे इस बुक का एक चैप्टर भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट की कि वो उनके लिए फांसी दी जाने से एक दिन पहले शाम को उनके घर से खाना ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगत सिंह की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि फांसी को 12 घंटे पहले देने का फैसला आ गया था। लगभग शाम 6 बजे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना पसंदीदा आजादी का गाना गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, यह अपनी ही जमी होगी, यह अपना ही आसमां होगा।
फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबका वजन पहले से ज्यादा हो चुका था। इन सब को कहा गया कि आखिरी बार आप स्नान करें और उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले हुए थे। शरद सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने जवाब दिया, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूं तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही घड़ी के 6:30 हुए तो कैदियों को दूर से आती कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि बड़ी भीड़ एक ही गाना गा रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इतना सब कुछ होने के बाद जोर जोर से आवाजें आने लगी, इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो। फांसी का तख्ता पुराना था लेकिन फांसी देने वाला तंदुरुस्त था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े हुए थे। वो अपनी माँ को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्त से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मलविंदर सिंह लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे थे। तीनों युवा क्रांतिकारों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? और सुखदेव ने यह बात सुनकर सबसे पहले फांसी के लिए हाँ भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर से मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनका शव तख्तों से लटकता रहा। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी ने उन्हें मरा हुआ घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने ये काम अंजाम दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मौत से पहले प्लान था कि इनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि जेल के ऑफिसर्स को लगा कि जेल से धुआं उड़ता देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इस डर की वजह से जेल की पिछली दीवार तोड़ एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और बड़े ही ऑफेंसिव तरीके से तीनों के शव को सामान की तरह फेंक दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात का लोगों को पता चल गया और जैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स ने लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह सब कुछ वहीं छोड़कर अपनी गाड़ियों की ओर भागे। सारी रात लोगों ने आधे जले हुए शव का ध्यान रखा। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला एडमिनिस्ट्रेट दस्तखत के साथ लाहौर में कई इलाकों पर नोटिस चिपकाए गए कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस नोटिस के ऊपर कई लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार तो दूर, उन्हें पूरी तरह से जलाया भी नहीं गया। इन तीनों की मौत की खबर सुनकर हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा कि उन्होंने इंसान नहीं बल्कि शेर के बच्चे खो दिए हैं, जिनसे पूरा ब्रिटिश शासन डरता था। लेकिन इन सब में महात्मा गांधी कहाँ है? क्या महात्मा गांधी सच में भगत सिंह के खिलाफ थे या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? जल्दी आपको इस टॉपिक पर भी एक वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब योर चैनल।